Hello students, this is Dipali Garg. Welcome to Study Fusion. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस आप अपने आसपास बहुत सारे मैटर देख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो गाइस जितने भी मैटर होते हैं, हर एक मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होते हैं एटम। जैसे हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होता है सेल। तो गाइस वैसे ही जो हमारे आसपास मैटर है, हर एक मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होते हैं एटम्स। ठीक है गाइस, जो एटम्स होते हैं, एटम्स में दो स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो गाइस ये जो दो स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है एम्प्टी स्पेस। ठीक है, चलिए इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। गाइस ये हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारी एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गई गाइस, इसके आसपास बाहर बहुत सारी एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर में न्यूक्लियस। और गाइस ये जो आसपास आप रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये रिंग ऐसे नहीं होते, ये पूरी एम्प्टी स्पेस होती है। ठीक है, अब गाइस क्वेश्चन आता है, क्या एटम के अंदर और कोई पार्टिकल नहीं पाया जाता? क्या हम एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते? तो गाइस आंसर होगा यस, कि हम एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। गाइस ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गाइस जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और गाइस ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये प्रेजेंट होता है एम्प्टी स्पेस में। ठीक है, ये जो एम्प्टी स्पेस है इसमें प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। गाइस ये सेकेंड शेल में बना लिया हमने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है गाइस, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस के आसपास रेवोल्यूट करते हैं एक इमेजिनरी पाथ में। और गाइस ये जो इमेजिनरी पाथ है, इसको कहा जाता है ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। ठीक है, ये जो ऑर्बिट्स और शेल्स होती हैं गाइस, ऐसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, ये हमने एक इमेजिनरी पाथ मान लिया है कि इसी पाथ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस के आसपास क्या करते हैं, रेवोल्यूट करते हैं। ठीक है गाइस, आप जो एटम का स्ट्रक्चर है, इसको सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सोलर सिस्टम के सेंटर पे सन होता है और सन के आसपास प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रेवोल्यूट करते हैं एक इमेजिनरी पाथ पर, जिसको कहा जाता है ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। तो गाइस ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है गाइस, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। तो
न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर रेवोल्यूट करते हैं एक इमेजिनरी पाथ पर, जिसको कहा जाता है ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। ठीक है, तो गाइस ये हो गया एटम का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। गाइस एटम के अंदर 200 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो एटम है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर 200 पार्टिकल्स में, बट उसमें से सिर्फ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइस 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमने पार्टिकल लिख दिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। गाइस अब इसके सिंबल की बात करते हैं, तो गाइस इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है स्मॉल ई। गाइस स्मॉल ई के नीचे हम लगा देते हैं -1 और ऊपर लगा देते हैं 0, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E-1। ठीक है गाइस, हमने जो नीचे -1 लगाया इसका मतलब -1 यहाँ पे डिनोट कर रहा है चार्ज को, और ऊपर जो 0 लगाया है इसका मतलब है कि ये डिनोट कर रहा है मास को, वो भी AMU में। ठीक है, यहाँ पे जो मास डिनोट हो रहा है वो AMU में डिनोट हो रहा है, या फिर गाइस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e⁻1 मतलब इसका चार्ज। ठीक है गाइस, प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं P+1 और 1 +1 मतलब इसका चार्ज, और ऊपर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है मास, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P+1 मतलब पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, और गाइस न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं N01। गाइस 0 मतलब कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, और 1 इसका मास होता है AMU में। ठीक है, या फिर N00 मतलब कोई चार्ज नहीं होता। तो गाइस अगर आप इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नीचे हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर हम मास को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी AMU में, या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गए इनके सिंबल। गाइस अब हम इनका चार्ज देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक यूनिट में। तो गाइस इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1, प्रोटॉन का चार्ज होता है +1, और गाइस न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मास। गाइस यहाँ पे जो हम मास लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, AMU में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो गाइस इलेक्ट्रॉन का मास AMU में होता है 1/1840। गाइस सोचिए 1/1840, तो गाइस जो आंसर आएगा वो 0.00 समथिंग आएगा। तो इसी वजह से हम AMU में जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसको नेग्लेक्ट करके क्या मान लेते हैं, 0। ठीक है, क्योंकि गाइस 1/1840 आंसर आएगा 0.00 है ना, तो वो बहुत ही कम मास हो गया, तो उसको नेग्लेक्ट करके हमने क्या मान लिया, 0। ठीक है, तो सिंबल में इसी वजह से हम यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट करते हैं। देन गाइस जो प्रोटॉन होता है उसका मास होता है 1 AMU में। ठीक है, गाइस न्यूट्रॉन का भी मास होता है 1 AMU में। इसका मतलब कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है इसका मास लगभग इक्वल होता है। ठीक है, बस गाइस न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा बहुत हल्का सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम मानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है दोनों का मास कैसा होता है, इक्वल होता है, बट न्यूट्रॉन का एक्चुअल में थोड़ा सा बहुत हल्का सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से। ठीक है, अब हम गाइस मास को हम लिखते हैं इनके ग्राम्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो गाइस ग्राम में इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, प्रोटॉन का मास होता है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम, और गाइस न्यूट्रॉन का भी मास होता है 1.6 × 10⁻24 ग्राम। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है और इलेक्ट्रॉन का मास इनके मास से कम होता है, 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, तो गाइस ये चीज आपको याद रखनी है, इनका रिप्रेजेंट करने का तरीका, इनका सिंबल
इनका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो चार्ज होता है ये हो गया मास AMU में, और गाइस ये हो गया मास ग्राम में, ठीक है। तो ये टेबल आपको लर्न रखनी है, ठीक है। तो गाइस ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। गाइस एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो गाइस जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो गाइस याद रखिए कि जो एटॉमिक नंबर होता है ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, एंड ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। क्योंकि गाइस एक जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। तो गाइस ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एटम होता है उस पे कैसा चार्ज होता है। तो गाइस एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, एटम न्यूट्रल होता है। इसका मतलब जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक एटम में। और गाइस जो प्रोटॉन्स होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज के होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नेगेटिव चार्ज के होते हैं। इसका मतलब एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में कैंसिल आउट हो जाकर एटम को क्या बना देते हैं, न्यूट्रल। तो गाइस ये चीज़ याद रखिएगा कि जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, अगर हम पूरे होल एटम की बात करते हैं तो, ठीक है। तो गाइस जो एटॉमिक नंबर होता है ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और गाइस एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इसके साथ साथ एटॉमिक नंबर इक्वल होता है पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। गाइस न्यूक्लियस के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो गाइस एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स की वजह से ही होता है, ठीक है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो गाइस जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 चीज़ों के इक्वल होता है, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और तीसरा पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल Z से, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए कि जो एटॉमिक नंबर होता है इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल Z से, ठीक है। अब गाइस एटॉमिक नंबर के बाद आता है मास नंबर, मास नंबर, ठीक है। तो गाइस जो मास नंबर होता है ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो मास नंबर होता है ये इक्वल होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है मास नंबर। गाइस एक एटम है तो एटम के अंदर जो मास होगा, एटम का जो मास होगा वो फुली मास उसके न्यूक्लियस की वजह से होगा। क्यों? क्योंकि गाइस न्यूक्लियस के बाहर तो एम्प्टी स्पेस है तो उसका कोई मास नहीं होगा। एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं
और हमने पढ़ा था टेबल में, जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास कैसा होता है, 0। अगर हम AMU में बात करते हैं तो बहुत ही कम होता है, तो हम उसको नेग्लेजिबल मान लेते हैं, तो 0 होता है। तो गाइस एक एटम का जो मास होता है वो फुली मास उसके न्यूक्लियस की वजह से होता है। गाइस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस का जो मास है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। तो गाइस इसी वजह से एक एटम का जो मास नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। गाइस जो मास नंबर होता है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। ठीक है, जो मास नंबर होता है इसको कैपिटल A से डिनोट करा जाता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है उसको कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब गाइस देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं X एक एलिमेंट है। ठीक है, कोई सा भी एलिमेंट है। वैसे गाइस अभी के टाइम पे 118 एलिमेंट डिस्कवर हो गए हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। तो गाइस हमने मान लिया X कोई भी एलिमेंट है। अब हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये तरीका समझ लीजिए। X कोई भी एलिमेंट है तो इसके नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर और इसके ऊपर लिखा जाता है मास नंबर। ठीक है, और वो भी लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये X कोई भी एलिमेंट है, इसके नीचे डिनोट किया जाता है इसका एटॉमिक नंबर और ऊपर डिनोट किया जाता है मास नंबर। ठीक है गाइस, फॉर एग्जाम्पल X को हमने मान लिया क्लोरीन। क्या मान लिया, क्लोरीन। तो क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। ठीक है गाइस, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17 और मास नंबर होता है 35। ठीक है, अब आपको ये सिंबल दे दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में ये सिंबल दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए, देन एटॉमिक नंबर बताइए एंड मास नंबर बताइए। तो गाइज ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखिए क्या करेंगे गाइज, हमें पता है कि सिंबल में जो नीचे नंबर होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो गाइज एटॉमिक नंबर हो गया इसका 17। ठीक है, और ऊपर जो डिनोट किया जाता है वो होता है मास नंबर। तो गाइज इसका मास नंबर हो गया 35। ठीक है, तो ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर, ये हो गया एटॉमिक नंबर और ये हो गया इसका मास नंबर। ठीक है, अब गाइस नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। गाइस एटॉमिक नंबर 17 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 17। ठीक है, अब बात आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो गाइस जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो गाइस इस केस में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 17, क्योंकि प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 17। ठीक है, अब बात आती है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। तो गाइस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले में देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हो जाएगा मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को इधर की साइड ले जाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल हो जाएगा, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्योंकि गाइस जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ये किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। तो हम मास नंबर में से अगर एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो गाइस मास नंबर है हमारा 35, माइनस करा हमने एटॉमिक नंबर से 17, तो गाइस आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 18।
तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी एलिमेंट का सिंबल है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो कोई भी एलिमेंट का जो सिंबल है उसको लिख लिया, उसके नीचे रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर और ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है मास नंबर, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, क्योंकि एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। देन गाइस जो मास नंबर होता है ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के सम के इक्वल होता है। इसके साथ साथ अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे या फिर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।